आप सबके सामने यहाँ पर आज हाजिर हैं और अपनी यूनिवर्सिटी का ये सौभाग्य है कि आप सबको आज मोटिवेट करने के लिए अपनी कुछ जर्नी, अपनी कुछ यात्रा बताने के लिए ऑल राजस्थान स्कूल व्याख्याता थर्ड रैंक नरेंद्र चौधरी, जोरदार आप सब लोग ताली बजाकर आप स्वागत कीजिए। नरेंद्र भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और आपने इनका वीडियो वगैरह भी देखा होगा। बहुत सिंपल साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं हमेशा ही कहता हूं, बार बार कहता हूं कि नरेंद्र बहुत अधिक विनम्र हैं, बहुत अधिक जो है कई बार रैंक थर्ड, रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड आने के बाद कुछ विद्यार्थी जो है वो थोड़े से पैर उनके हवा में आ जाते हैं, है ना, धरातल से पैर छूट जाते हैं। तो ऐसा इनका व्यक्तित्व नहीं है। तो शानदार मेहनत करने वाले, डेडिकेटेड, पोलाइटली चीज़ों को समझने वाले, एक कॉमन सेंस होता है ना, कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं सफल हो जाते हैं लेकिन एक कॉमन सेंस होता है, चीज़ों को समझने का, देखने का नजरिया होता है ना, लोगों से बात करने की टोन होती है, वो सारी बदल जाती है। तो इनका जो कॉमन सेंस, बात करने का नजरिया, देखने का नजरिया, जो सारी जो धरातलीय जड़ें होती है वो उस जड़ों से ये जुड़े हुए हैं, ऐसा इनका व्यक्तित्व है। और मुझे तो आप सुनते रहते हैं, तो मैं बिना किसी देरी से माइक नरेंद्र को दे देता हूं। आपको कुछ चीजें, आपकी जर्नी, नरेंद्र आपको अपनी जर्नी बताएंगे, कैसे जो है इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऑल राजस्थान थर्ड रैंक आ जाएगी, कैसे ये तीसरी रैंक लेकर आए और किस प्रकार अभी पिछला भी इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वेटिंग में रह गए थे और इस बार टॉप, मैं वैसे तो ज्यादा घोषणा नहीं करूंगा लेकिन टॉप रैंक से इनका 100% श्योरिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन होने वाला है, इतने अच्छे मार्क्स हैं इनके। तो आप सब लोग ताली बजाकर पुनः इनका अभिवादन और एडवांस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की बधाई हम सब मिलकर आपको दे रहे हैं। और आपका मान के लिए सुनील सर आगे क्या नीचे, सुनील सर थोड़ी आए नीचे, तो मैं ही कर देता हूं फिर, या आप में से किसी आ जाइए, आप आ जाओ, नए विद्यार्थी हैं और स्वागत है। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आओ आप, माला पर। इनको आप देख रहे हैं, ये हमारे विद्यार्थी हैं और यूपी के बांदा जिले से आए हैं। कहां से? यूपी के बांदा जिले। पास का कोई जिला बताओ जो ये जानते हैं। चित्रकूट जिला आपने सुना होगा, चित्रकूट भी नहीं सुना? सुना है, वहां से आए हैं। बैठो, नेट की तैयारी कर रहे हैं। रखो ना, एक बार रखो। अरे रहने दो, रहने दो, अरे रहने दो, अरे अच्छा आज आज रहने दो, है ना, ये भी रहने दो। क्या आप बोल नहीं पाओगे? अच्छे लग रहे हो। चलिए, तो अब मैं माइक जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चीजें मैं मतलब एक दो लाइनें और कहना चाहूंगा कि आप इतने लोग बैठे हैं, है ना, अगली जो रिजल्ट आएगा, अगले स्कूल व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर, आप में से ही लोग यहाँ आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सफल जो होते हैं ऊपर से उतरते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपके अंदर से जो स्मार्ट मेहनत कर रहा है, जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहा है, टू द पॉइंट पढ़ रहा है, राइट कंटेंट पढ़ रहा है, राइट डिसीजन के साथ पढ़ रहा है, बस वही थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। सफलता और असफलता में एक माइनर सा अंतर होता है, बड़ा अंतर नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर भी बैठे होंगे जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया, कुछ नंबर से जो है दोगुना में रह गए, उसके पिछली बार भी रह गए, इस बार उनकी अच्छी रैंक आएगी। तो आपके अंदर ही जो है कुछ कमियां हैं, उसको सुधार कर जो है आप खुद जो है यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो यही बात है, सफलता और सफलता में छोटा सा अंतर है। तो यहाँ पर आप सीखिएगा कि कैसे इन्होंने किया और किस प्रकार मेहनत करते हुए, और सफलता का एक ही है राज, मेहनत।
मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनत करने वाला ही आगे जाता है, किस्मत उसके बाद में साथ देती है जब वो मेहनत कर लेता है। अगर मेरा ही छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि जब हम तैयारी कर रहे थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर जी बनेंगे, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक हौसला बड़ा रखा था, एक टारगेट बड़ा था, एक सपना बड़ा था कि कलेक्टर बनेंगे, जो है आईएएस बनेंगे। तो उसमें ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी था। मेहनत कर रहे थे, शानदार मेहनत कर रहे थे, लगातार फेल होते जा रहे थे। फेल होते होते जो है साथ में इधर एमए पास आउट हो ही रहे थे, मतलब एमए फाइनल में थे, और इधर कभी प्री फेल, कभी मेंस फेल, कभी प्री फेल, कभी मेंस फेल, कभी नंबर नहीं आ रहे हैं ज्योग्राफी में, हिंदी मीडियम में। तो फिर लगा कि अब क्या करें। उस दौरान थोड़ा डिप्रेशन में भी, डिप्रेशन मतलब थोड़ा तनाव होता ही है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सीटिंग दे रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो फिर लगा एक छोटा सा जो है यहाँ पर फॉर्म, असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म पहले ही आ गए थे हमारे टाइम, जब मैं एमए फाइनल में आ गया था, फॉर्म रीओपन हुए, हमें पता चला कि यार ऐसी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी है, फॉर्म रीओपन हुए, हम भर भर देते हैं। एमए की डिग्री कब आएगी, नेट की डिग्री कब आएगी वो देखा जाएगा। नेट जेआरएफ तो तब तक हो गया था। तो पहले की जो मेहनत कर रखी थी वो काम आई। एमए के साथ में दोनों एग्जाम दिए, एमए फाइनल के एग्जाम भी दिए, इधर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दिया। एमए फाइनल का मैंने बाद में दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीके का एग्जाम होता है वो 24 अप्रैल 2016 को मैं दे चुका था। तो जो ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से मेहनत की, जो पहले से 3-4 साल वहां पर दिल्ली में जो रगड़ाई घिसाई की, वो सारी यहाँ पर काम आ गई। तो वो मेहनत की हुई थी, तब यहाँ पे किस्मत काम आ गई, एमए के साथ में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे ही आप जब मेहनत करेंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा। समय लग सकता है, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, हमेशा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बस कुछ देर हो सकती है। राइट, इस बात को ध्यान में रखना है, इसलिए निराश नहीं होना है। शुरू करें फिर नरेंद्र से, क्योंकि आज आप इनको सुनना चाहेंगे। राइट, चलिए। स्टैंड यूज कर लो। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं सूरज सर और अपनी यूनिवर्सिटी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मान सम्मान दिया। मैं अपनी बात शॉर्ट में रखूँगा। मैं सबसे पहले मेरी अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे की। 2016 में मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, बीएससी मैथमेटिक्स थी मेरे, ज्योग्राफी से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं था। उसके बाद 2018 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई। इन 2018 जब सेकेंड ईयर में था, मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया था। उस समय मेरे साथी कहते थे कि बीएड कंप्लीट नहीं होगी तेरी, रीट का एग्ज़ाम देने से कोई मतलब नहीं है, तो अगर तू रीट का एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेगा तो क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं होगी तो तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो भी मैंने तैयारी की। मेरे साथ वालों ने किसी ने तैयारी नहीं की। मेरे उस ईयर में 125 नंबर आए थे रीट में 150 में से, और मेरे बीएड का रिजल्ट मेरे क्वालिफिकेशन डेट के रिजल्ट के 2 दिन पहले रिजल्ट आया था। वो भी मैं 1 महीना एमडीएस यूनिवर्सिटी के सामने हमने 10-15 जनों ने धरना दिया था, तब जाके हमारा रिजल्ट निकला था। उस समय मैं 3rd ग्रेड टीचर बना था साइंस मैथमेटिक्स का। फिर मैं ज्योग्राफी में एज ए सोच के नहीं आया था कि मुझे ज्योग्राफी में जाना है, मुझे जाना था फिजिक्स में जाना था। फिजिक्स में मुझे एमएससी करनी थी, पर बाई जॉब में होने के कारण मैं फिजिक्स में एमएससी नहीं कर पाया। तो फिर बाद में मैंने ज्योग्राफी को सब्जेक्ट चुना। 2021 में मेरी एमए कंप्लीट हुई। प्रीवियस ईयर में मैंने केवल 1 वीक सीरीज पढ़ के एग्जाम दिया था एमए का, कोटा ओपन से की थी मैंने। सेकेंड ईयर में मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, कोटा ओपन की जो एमए की बुक्स आती है। उस समय तक मुझे डेल्टा क्या होता है ये नहीं आता था। आप सोचो कि 2021 तक मुझे डेल्टा क्या होता है ये नहीं आता था। केवल 2 साल में मैंने जो भी करना था मेरे को, 2021 की जनवरी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। 8 महीने में मैंने एपी का 140 नंबर लाया था, वो पिछली बार वाली में 200 में से, और मेरा उसमें वेटिंग में 4th नंबर था, रह गया था मैं फाइनल स्कोर में से। फिर बाद में, परंतु उस तैयारी से मेरा स्कूल लेक्चरर बड़ा इजी हो गया था। स्कूल लेक्चर में आप मानोगे नहीं, मैंने सेकंड पेपर तो बिल्कुल बहुत कम पढ़ा था। मैं सारा फोकस मैंने किया था फर्स्ट पेपर में, क्योंकि मैं जॉब में था 3rd ग्रेड, उसमें छुट्टियां मिलना बड़ा दिक्कत रहती। जॉब में होने के कारण आपकी, अगर आप जॉब में नहीं हो तो आप खुशकिस्मत हो कि आप डायरेक्ट स्कूल लेक्चरर बनोगे, आपको कम मेहनत से बनोगे। जो जॉब में होता, कोई 3rd ग्रेड बन गया, उसके लिए स्कूल लेक्चरर बनना है, ऊपर वाली नौकरी की तैयारी करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप ये सोचो कि आपके पास जॉब नहीं है तो आपको एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए कि मैं कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। जब मैं फर्स्ट ग्रेड दे रहा था, एपी में मेरा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा था कि यार एपी में नहीं हुआ तो अब क्या करें, पर मैं कॉन्फिडेंट रहा कि नहीं, इस बार मेरा अच्छा होगा। हाँ, ये था कि मुझे स्कूल लेक्चरर बनना था, पर कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं
फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक या टॉप 10 में आऊँ, टॉप 20 में आऊँ। ये मेरे नहीं था, फर्स्ट मेरा यही था कि मैं पास हो जाऊँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए। परंतु आफ्टर जब मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकला, उस दिन मेरे मेरे जो साथ आए थे उन्होंने पूछा कैसा रहा? तो मैंने कहा कि मेरा टॉप 10 में आएगा। ये मैंने उनको कह दिया था उसी दिन, क्योंकि मुझे केवल डर था फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर में मुझे कुछ भी डर नहीं था। मुझे पता था कहाँ से क्वेश्चन आएँगे, वो मुझे पता था सारा। फर्स्ट पेपर में वो तो मैं सेकंड पेपर में समय नहीं दे पाया, वरना और मैं टॉप फर्स्ट में भी आ जाता। मैंने सारा समय मेरे पहले पेपर में दे दिया था मैंने। तो जब बाहर दे फर्स्ट पेपर दे के आया था, मेरा अच्छा पेपर हो गया था, तो मैं सेकंड पेपर में मैंने तो साथ ही कह दिया मेरा सिलेक्शन तो हो गया। पहले पेपर दे के आते ही कह दिया सिलेक्शन हो गया। अब ये क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि मैंने टू द पॉइंट और स्मार्ट स्टडी की। ऐसे नहीं कि ये बुक्स भी लेके आ गया, वो भी लेके आ गया, इसको भी पढ़ लूँ, मैं उसको भी पढ़ लूँ, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। बाजार में हज़ारों तरह की किताबें मिलेगी आपको। आपको क्या पढ़ना है? स्मार्ट स्टडी करनी है, टू द पॉइंट सिलेबस रखो, उसके हिसाब से पढ़ो, एक सोर्स से पढ़ो। मल्टीपल सोर्स से ज़्यादा पढ़ोगे, आप कन्फ्यूज़ होगे। एनसीईआरटी अच्छी करो, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। फिर कोई ऑथेंटिक सोर्स से आप पढ़ो, यानी किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो तो वहाँ के सोर्स से पढ़ो, या खुद स्वयं पढ़ रहे हो तो बुक से पढ़ो। उसको बार-बार रिवाइज करो, साथ ही में ही पीवाईक्यूज़ करो। जितने पीवाईक्यूज़ करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये नहीं कहता कि उसी से प्रश्न आएँगे। ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप एग्जाम में, परीक्षा हॉल में जब बैठोगे तो आपको डर नहीं लगेगा ये प्रश्न कैसे आ रहा है। वो वहीं से घूम फिर के आता है। आप पेपर का एनालिसिस करना, 90% पेपर पुराने पेपरों से उठ के आएगा। अलग-अलग नेट के हो सकते हैं, सेट के हो सकते हैं, एपी के हो सकते हैं। इस हिसाब से मेरा ये मानना है कि आप अच्छे से तैयारी करो, पॉजिटिव होके तैयारी करो। जब तक आप पॉजिटिव रहोगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में ये है कि अपन को जीवन कठिन कब लगता है? जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, स्वयं को नहीं बदलते। कोशिश करो कि स्वयं को बदलो, स्वयं में क्या कमियां हैं, स्वयं कैसे हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप में क्या कमियां हैं आप जानते हो। आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि आपका कौन सा ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा अच्छा है। तो जो कमजोर है उसको अच्छा करो। साथ ही में जैसे किसी एक टॉपिक से प्रेम मत करो। जैसे मेरे को क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल वाली में जो प्लेन टेबल सर्वे है, मैं आपको सच सच बताऊँ, मैं फर्स्ट ग्रेड में उसको पढ़ के ही नहीं गया था, छोड़ दिया था मैंने। प्लेन टेबल सर्वे नहीं पढ़ के गया, तो 2 या 3 प्रश्न आए थे उससे। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो। परंतु ये नहीं कि सारा ही छोड़ दो, एक आधी चीज़ छोड़ सकते हो आप। बाकी आप टू द पॉइंट पढ़ो, ऊपर-ऊपर सब पढ़ो। पीजी वाले टॉपिक आप ज़्यादा अच्छे से करो, उसमें से ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार वाले में क्या दिक्कत हुई थी बच्चों की, कोचिंग वालों ने सबने जो पहले पढ़ाया था, जिन्होंने यूजी सेट 11-12 का अच्छा पढ़ा दिया। पीजी वालों पे किसी ने फोकस नहीं किया। क्वेश्चन आ गए पीजी के, तो उनकी यही दिक्कत थी कि लोगों के स्कोर नहीं बैठा। यानी पीजी वाले क्वेश्चन सारे इजी क्वेश्चन आए थे। तो मैंने क्या, मेरे साथी लोग जिन्होंने एपी की तैयारी कर रखी थी, सबके अच्छा पेपर बैठा था पीजी से। तो इस हिसाब से आप ये है कि तैयारी करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करते जाओ, आप एक दिन सफल जरूर होगे। अब मैं मेरी पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ, अब मेरी नेगेटिव चीज़ के मेरे में क्या कमियां थी तो भी मैं थर्ड रैंक लाया था, तो ये बताता हूँ। मैं इनिशियली जब ज्योग्राफी पढ़ने लगा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। 2-3 महीने 4 महीने तक ऐसा लगा था कि यार क्या करें, पता भी नहीं था कि किसकी कोचिंग लें, कौन सी बुक्स पढ़े। मैं यूट्यूब से देखता था कि इस टॉपिक्स की कौन सी बुक आती है वो पढ़ें। मैंने स्टार्ट भी असिस्टेंट प्रोफेसर से किया था। उसका आप सिलेबस देखा होगा आपने, इतना बड़ा लेंदी तो सिलेबस है उसका। लगा था, परंतु कोई भी कार्य की शुरुआत करोगे वो शुरुआत में क्या लगता है, कठिन लगता है। परंतु जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके लिए वो सरल होता जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत डेडिकेशन से करनी पड़ेगी। आपको स्वयं के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा। स्वयं को आपको लग जाएगा कि नहीं मैंने इतनी मेहनत कर ली, मेरा सिलेक्शन होगा, तो फिर आपका उस दिन कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन होगा और आप ही में से उठ के अगली बार यहाँ कोई फर्स्ट रैंकर होगा, कोई सेकंड रैंकर होगा, किसी का सिलेक्शन होगा, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। तो आप ही में से, मैं भी एक नॉर्मल हूँ, छात्र हूँ। मैं उस जिले से आता हूँ, भिलवाड़ा जिले से, जहाँ स्कूल लेक्चरर में बहुत कम सिलेक्शन होते हैं, यानी नाम मात्र के सिलेक्शन होते हैं, एजुकेशन में इतना आगे नहीं है वो। और मेरा थर्ड रैंक आया था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ एक बार तो कि थर्ड रैंक आ गया, परंतु वो मेहनत है। सरस्वती कभी भी अपना उधार नहीं रखती सरस्वती, वो हमें वापस जितना हम प्रयास करते हैं वापस उससे हमें ज़्यादा दुगना देती है। और साथ ही में ये है कि जब भी विद्या है, विद्या ददाति विनयम, विद्या के साथ आपको विनम्र होना चाहिए। आप अगर आपको आता है तो आप अपने और जो जूनियर है उनकी हमेशा हेल्प कीजिए। मेरे से कोई भी पूछता है कि आप कैसे क्या पढ़े थे, तो मैं सभी की हेल्प करता हूँ। और आप में से इससे रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड या और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। एक चीज़ और है,
सूरज सर के साथ में कब जुड़ा था मैं आपको बताता हूँ। मैं 2021 में एपी की तैयारी कर रहा था। उसमें कोई 1-2 लेक्चरर और थे ज्योग्राफी के, मैं उनसे पूछा था यार सर मेरे को तैयारी करनी है, बुक्स के नाम बताइए। तो उन्होंने बोला यार 10 दिन बाद फ़ोन करना, तब बताऊँगा मैं तेरे को। तो मैंने 10 दिन वेट किया, फिर मैंने वापस कॉल किया उनको। मैंने कहा यार सर बुक का थोड़ा बता देते कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है, अलग-अलग टॉपिक्स हैं। अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में करना। उनका ये रिप्लाई आया था। फिर मैं एक दिन फेसबुक चला रहा था तो सर की क्या फेसबुक आईडी पे मैंने देखा था कि उस टाइम सर असिस्टेंट प्रोफेसर थे, यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है सर, राजस्थान में ज्योग्राफी के। तो आपको तो सौभाग्य हो कि आपको ऐसे सर से पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो फिर सर को मैंने मैसेज किया था, सर आपके नंबर भेजिए। तो सर ने मेरे को नंबर आगे होके कॉल कर दिया था सर ने मेरे को। फिर मैंने सर से बात की थी। 2021 से मेरा सर के साथ जुड़ाव है। जब भी मुझे कोई भी पढ़ने में दिक्कत होती थी या और भी कुछ पूछना होता था, मैं सर को बेहिचक फ़ोन करता था, सर मेरा हमेशा रिप्लाई करते थे। तो ये है कि आप एक अच्छे एजुकेटर से पढ़ रहे हो। पढ़ाने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये नहीं कह रहा, पर एक अच्छा एजुकेटर विनम्र जो आपकी हेल्पफुल हो, आपका हेल्प कर सके, वहाँ आप आए हो। और आप में से कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता हो तो आपका स्वागत है। हुँ। हाँ, फर्स्ट पेपर सबके लिए कठिन होता है, क्योंकि उसमें इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं कि डर ही वहीं लगता है कि ये 40% आएँगे, नहीं आएँगे। सबको मेरे को भी ये डर लगा था। उसका ये है कि आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। आपका जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेरा मैं तो साइंस बैकग्राउंड था, तो मेरे मैथ, साइंस ये सारा स्ट्रॉन्ग था मेरा। तो मुझे उस चीज़ से डर लगता ही नहीं था। उसको मैंने पहले अच्छा कर लिया। फिर जो मेरे को जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई या पॉलिटिकल साइंस हो गई, इनमें से मुझे लगता था कि मैं क्या-क्या अच्छा कर सकता हूँ। उनको मैंने फिर बाद में शुरुआत की थी उनकी। इनके जितने पीआईक्यू निकालोगे आप, राजस्थान के मैं कह रहा हूँ पीआईक्यू निकालो, पीआईक्यू से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आता। एक चीज़ और मैं कहता हूँ, आरपीएससी की साइट हर तीसरे से चौथे दिन देखा करो। उसमें आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। आपके एग्जाम का नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उसमें देखो कोई आरएस का पेपर हुआ तो राजस्थान की ज्योग्राफी देख ली। अभी कुछ पेपर और चल रहे थे, एपी का पेपर हुआ संस्कृत विभाग वाला। उसमें देखो कि प्रश्न अब ट्रेंड चेंज हो रहा है उनका प्रश्नों का। अब वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह से प्रश्न बना रहे हैं। आप देखो कि प्रश्न उठाया कहाँ से, यानी किस साइट से उठाया है, कोई राजस्थान गवर्नमेंट की साइट है या कौन सी बुक है। तो ये चीज आप देखो तो आपको धीरे धीरे क्या अनुभव हो जाएगा कि प्रश्न बन कहाँ से रहा है। तो कोई भी इसी बुक्स पढ़ोगे तो आप उस बुक्स में से उसी लाइन को पढ़ोगे जहां से प्रश्न बन सकता है। बाकी बुक्स में क्या बहुत सारा कचरा होता है जिसका कोई मतलब नहीं है प्रश्न का। ये और फर्स्ट पेपर मेरे थे 112, हाँ 150 में से। सेकंड पेपर में मेरे थे 242, 300 में से। यानी 354 नंबर थे 450 में से मेरे। ज्योग्राफी बहुत इजी पूछते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। बस आपको उसको समय देना पड़ेगा। मैंने समय दिया था 2 या 3 साल, तो आज मुझे उस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। आज भी आप पेपर दिला लो, आज भी मैं उसको क्लियर कर लूंगा। उसको पढ़े हुए आज महीने हो गए मेरे को, तो भी मैं क्लियर कर लूंगा उस पेपर को। उसको आप समझ के पढ़ोगे तो साइंस सब्जेक्ट है ज्योग्राफी एक, तो साइंस के रूप में पढ़ो उसको आप। कौन सी ज्योग्राफी के लिए? तो जैसे देखो एनसीईआरटी के अलावा भौतिक भूगोल के लिए आप सविंद्र सिंह पढ़ लो। देखो नोट से हो जाता है, पर बुक्स पढ़ोगे तो और अच्छा होगा आपका। बुक्स आपको ज़्यादा नॉलेज देगी। नोट्स में सफिशिएंट लिखाते हैं, परंतु आपके पास अगर समय है तो आपको बुक जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, ये मेरा पहला प्रश्न है। मेरा जो ज्योग्राफी का पहला एग्जाम था वो नेट था, फर्स्ट एग्जाम जो मैंने दिया था 2021 में। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ हो गया था। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ का। जेआरएफ ओनली फॉर 3 मंथ की पढ़ाई। और अब आप विश्वास नहीं करोगे मैंने किससे नेट जेआरएफ निकाला। आर्यंत की आती है गाइड, उसको पढ़ा था और पीआईक्यू किए थे नेट के। इन दो चीज़ों से मैंने जेआरएफ निकाला। उस समय मैं 99.99 परसेंटाइल आए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर सेकंड अटेम्प्ट मैंने एपी के एग्जाम के बाद दिया था 2022 के समथिंग। उसमें मेरा वापस जेआरएफ निकल लिया था। 2 बार दिया था मैंने नेट का एग्जाम। तो नेट तो ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। आप उसको बस पीआईक्यूज अच्छे निकालो उसके, वहीं से प्रश्न बनते हैं उनके। क्या हार्ड लगता है नेट? मुझे तो बहुत इजी लगा था, 3 महीने में निकाल लिया था मैंने। जी सर।
फर्स्ट पेपर में ये है कि आप सोर्स कोई सा भी लीजिए जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। जैसे मैं क्या पढ़ता था, मैं लक्ष्य पढ़ता था, तो मैं राजस्थान क्या पूरा लक्ष्य से करता हूँ मैं। ये मेरा आज तक एपी में मैंने उसी से किया था। तो आप कोई सा भी सोर्स पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो तो वो पढ़िए, आप उसको सोर्स को चेंज मत कीजिए। बस ये है कि उसके एक बार क्वेश्चन जरूर निकालिए आप राजस्थान में। प्लस उसमें पॉलिटिकल साइंस है अपने 5 या 10 नंबर की आती है, उसको भी आप किसी से लक्ष्मीकांत वाली बुक से देख सकते हो, या और कोई मार्केट में बुक है या कोचिंग के नोट्स है उससे देख लो। प्लस आप वो स्कूल मैनेजमेंट है वो अच्छा कीजिए। स्कूल मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का है। उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि जैसे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है उसमें, उन सब की आप साइट खोली। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट खोली, उसमें आप साइड में वो आते 3 लाइन, उसमें आता अबाउट अस। अबाउट अस में जाइए, उसकी हिस्ट्री आएगी सारी, उस हिस्ट्री का प्रिंट निकाल लो, कॉपी में लिख लो, वहीं से प्रश्न आता है। हाँ पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है, आप उसको पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और बता रहा हूँ कि आप उसकी हिस्ट्री निकालो साइट वाली, उसको पढ़ो, वहीं से प्रश्न बनेगा वो। साइकोलॉजी अपने सेकंड पेपर में आती है जो, उस सेकंड में आती है, ज्योग्राफी में। फर्स्ट में नहीं मेरे से, हाँ पिछले एग्जाम में से सेकंड पेपर में डालते थे उसको, साइकोलॉजी को। तो उसमें यही है कि मैंने ये जो सिकवाल और फर्स्ट रैंक की बुक्स पढ़ी थी, उसमें बुक्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। 2012 से लेकर 2021 के जितने भी फर्स्ट ग्रेड के पेपर है, उन प्रत्येक पेपर के पीछे 30-30 प्रश्न होते हैं साइकोलॉजी के, वहाँ से 12 प्रश्न नहीं आया एक भी। मेरे 30 के 20 प्रश्न आए थे इस बार, 20 के 20 प्रश्न सही थे मेरे। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, स्मार्ट स्टडी, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। आप 3-4 किताबें पढ़ ली तो भी आपके प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं कह रहा हूँ पीआईक्यू निकाल लिए 2012 से 2021 के, वहीं से प्रश्न आ रहे सारे। कौन सी? हाँ राजस्थान में दिशा बहुत अच्छी है, वो आप देख सकते हो। और इसके साइकोलॉजी के लिए मैंने क्या उस समय कोई फर्स्ट रैंक किया हुआ आई थी, वो मैंने देखी थी, उसकी फर्स्ट रैंक की आती है एक, वो देखी थी मैंने। बाकी मेरे पास क्या स्कूल रहता था, इतना समय नहीं मिल पाता था, क्या शॉर्ट में देखता था चीज़ों को। अब आपके पास तो क्या 24 घंटे पूरे, हमारे पास तो 8 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है। ये अपने राजस्थान के लिए, जी जी सर, हाँ सब। लक्ष्य की गाइड आप कभी पूरी नहीं पढ़ पाओगे, मैं आपको कह देता हूँ। वो इतनी बड़ी गाइड आती है, 2-2 राजस्थान की लेते हैं। तो उसमें से मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप प्रश्न देखोगे तो आपको फील होगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है, फिर वही वही चीज़ पढ़नी है उसमें। आप पूरी पढ़ने बैठोगे याद भी नहीं रहेगा आपको, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इससे अच्छा किसी कोचिंग के आप नोट्स ले रहे हो तो उसको देखो और फिर पीआईक्यू निकालो। मैं तो क्या इनिशियली लक्ष्य से पढ़ा था यार, कहीं कोचिंग नहीं ली थी, तो मुझे क्या वो हैबिट हो गई थी पढ़ने की उसको। रिवीजन का ये है कि जैसे आप कोई सुबह, जैसे आपने और जैसे भौतिक भूगोल में अपने पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत है टॉपिक, वो पढ़ा सुबह, तो उसको पढ़ने के सुबह सुबह पढ़ लिया, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन कैसे बने, उन क्वेश्चन को निकालो, फिर वापस शाम के समय उसी टॉपिक को वापस एक बार और देखो, तो आपको टॉपिक भूलोगी नहीं कभी। यानी सुबह पढ़ो उसको एक बार, फिर शाम को फास्ट रिवीजन करो उसका। या शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वो जरूर बनाओ, क्योंकि लास्ट समय में आप बुक्स नहीं कि न तो नोट्स पढ़ पाओगे बड़े नोट्स, ना बुक्स पढ़ पाओगे। शॉर्ट नोट्स होंगे तो 2 दिन में लास्ट में फास्ट रिवीजन हो जाता है उसका। इसका आप ये कीजिए। हाँ आप जब पढ़ रहे हो, आपको एक बार जब तक टॉपिक दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे। टॉपिक दिमाग में आ गया, आपके दिमाग में थीम बन गई। मैं तो क्या करता था, जैसे कोई टॉपिक पढ़ता था, आज दिन में ये टॉपिक पढ़ा, शाम को सोते समय 1 घंटे पहले आंखें बंद करके उसको मैं रिकॉल करता था कि मेरे को आज मैंने क्या क्या पढ़ा, इसमें क्या क्या है, इसमें कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, क्या दिया। तो अगर कुछ भूल जाता था, अगले दिन सुबह उठ के वापस उसको देख लेता था। तो क्या दिमाग में एक फिल्म बननी चाहिए, मूवी चलती है ना, इनिशियल फाइनल क्लाइमेक्स आता है, वैसे अपनी कोई भी टॉपिक की मूवी होनी चाहिए दिमाग में, तभी आपके साथ वो याद रहेगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता था? शॉर्ट नोट्स वही जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको लिखो केवल। जैसे पर्वत निर्माण का सिद्धांत बना रहे, कोबर ने दिया था, क्या दिया था, कौन कौन से स्टेजेज है, उसकी 3 स्टेजेज हैं, उसमें फोरलैंड है, मिडलैंड, उसमें केटोजन क्या है, एरोजन क्या है, रेंड केटेन क्या है, ये लिखो केवल। ऐसे नहीं लिखना है इसमें ये बताया गया है, ऐसे नहीं लिखना है यार, क्वेश्चन ही इतने से आएंगे।
ये आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। आपकी 10 घंटे की पढ़ने की कैपेसिटी तो ज़्यादा कर लो। मेरी 3-4 घंटे की पढ़ने की कैपेसिटी थी, तो मैं इतना ही पढ़ता था। 3-4 घंटे केवल, ओनली फॉर 3 और 4 आवर। मेरा क्या है, 3 साल पढ़ा, मैं रेगुलर पढ़ा। सुबह मैं 4 बजे उठ जाता था। 4 से मैं, अगर 7 का टाइम होता था तो 4 से 6 बजे तक पढ़ता था। अगर फिर शाम को 1-1.5 घंटा और देखता था। अगर 10 का टाइम है स्कूल का, तो मैं 4 से लेके 8 बजे तक पढ़ता था। फिर शाम को आके कुछ नहीं देखता, पूरे दिन भर कुछ नहीं पढ़ता था। नहीं, आज तक कोचिंग नहीं की। असफल हुआ ना, एपी में हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया। आरएस का 2 बार मेंस दिया था, बिना पढ़े हुए दिया था वो, पढ़ के नहीं दिया था। प्री तो मेरे 3 बार निकल गया, पर वो क्या टाइम नहीं, जब भी मेरा मेंस आता आरएस का, असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाती है, तो 2 बार उसका मैं मेंस तैयारी नहीं कर पाया। लेट गो फॉर गो, भूल जाओ। मैं तो, मेरा तो ये है, जिस दिन रिजल्ट आया एपी का, मैंने देखा मेरा रिजल्ट नहीं आया, वेटिंग में 4th नंबर था मेरा। एक दिन थोड़ा सा लगा था कि यार नहीं हुआ, पर मैं सोचा अब सोचने से क्या होगा, वापस तैयारी करते। उसी दिन अगले दिन से वापस पढ़ने लग गया मैं। लगता है, पर आपको मैनेज आपको ही करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा आपको मैनेज करना, स्वयं को मैनेज करनी पड़ेगी। ये क्या दुनिया टफ है, आपको इसमें टफ बनना पड़ेगा। अगर आप कमजोर होगे तो दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। नहीं, कोई डर नहीं था, मैं कभी डर नहीं रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भगवान ने मेरे को स्कूल लेक्चर बना दिया, वो भी बड़ी बात है। ये मेरे माइंड में रखता हूँ। फिर मेरा जो फर्स्ट टाइम क्या कमियां रह गई थी, वो उन कमियों को मैंने वापस सुधारा था, और उनको अच्छा करके मैं फिर वापस दिया था। जब पेपर देने गया, मेरे माइंड में नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इजी वे में पेपर दे के आया था। भी हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और अच्छी बात है। घर के पास स्कूल है, वहीं रहेंगे। तो आप क्या, आप अपने मन को जितना समझा के रखोगे ना, उतना अच्छा रहेगा। हम्म। हम्म। सब्जेक्ट को मैनेज ये है कि आप उसको समझ के पढ़ोगे तो ज़्यादा समय नहीं लेगा वो। आप उसको रटोगे तो एक बार रटा, 1 महीने बाद वापस भूल जाओगे उसको, फिर वापस पढ़ना पड़ेगा, फिर वापस पढ़ना। उसको समझो सब्जेक्ट। ज्योग्राफी में कह रहा हूँ पूरी साइंस है। आप जितना उसको साइंटिफिक वैसे उसको समझोगे, फिजिकल ज्योग्राफी वैसे ही साइंस है। ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ थ्योरीज है, लॉज है, सारे सिद्धांत है, तो उनको समझना ही पड़ेगा। आप समझोगे तो भूलोगे नहीं कभी। कार्टोग्राफी के लिए, सर देखो, मैंने वीएमओ कोटा ओपन का जब मैंने एमए किया था, ग्रेजुएशन मेरे ज्योग्राफी नहीं थी, तो कोटा ओपन में 2 बुक्स चलती है, पेपर 5th और पेपर 10th। जो उसमें पूरी मानचित्र कला आती है, दोनों बुक आती। वो बुक्स पढ़ी थी मैंने। प्रक्षेप समझ में नहीं आते थे इनिशियली मुझे, तो फिर मैं यूट्यूब पे देखता था, कहीं और से देखता था, उनको समझता था। तो प्रक्षेप से फिर बाद में स्केल हो गई। तो उनको बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको कभी ना कभी समझ में आएगी। प्रक्षेप की जैसे विशेषताएं आपको याद करने में दिक्कत होती होगी। सबसे सबसे बड़ी दिक्कत तो वो फील होती थी मुझे, कि अब इतने सारे प्रोजेक्शंस हैं, उनको कैसे याद करें। तो आप बार बार पढ़ोगे। मेरे फिर मैथ्स भी थी, तो मैथ्स होने का, साइंस होने का थोड़ा मेरे को बेनिफिट मिला उसमें। हम्म। क्या कह रहे हो सर? नहीं। अब ये मैनेज तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा, इसमें मैं क्या बताऊं। ये इनका एक का पर्सन नहीं, काफी लोगों का किसी ने शादी के साथ, परिवार के साथ कैसे बैलेंस किया, ये आप बताओ। ये सर ये है कि आपको अपने गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। आपको जीवन में क्या चाहिए। अगर आपको जॉब लगना है, तो फिर बाकी चीज़ें सब गौण होगी आपके लिए। फिर वो आपके दिमाग में हमेशा वही होना चाहिए कि मुझे स्कूल लेक्चरर बनना है या कोई सा भी जॉब लगना है। तो जब वो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगी, तो बाकी चीज़ें आपके लिए गौण हो जाएगी। उनको एक बार छोड़ दो आप कुछ समय के लिए। छो, छोड़ने का मतलब ये है कि उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बाकी आप ज़्यादा समझदार हो। ऐसे नहीं कि आप अपने घर वालों को छोड़ दिया, घर वाली को छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। मतलब उस समय मत दो, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत करो, कुछ अपने लिए प्रायोरिटी सेट करो कि मेरे लिए अभी प्रायोरिटीज ये है, अभी मुझे ये करना है, तो पहले वो करो आप। ये तो अब सूरज सर ही बता सकते हैं। 10th में
हाँ, मैं 10th तक मैं हिंदी मीडियम था और 10th में मेरे 91% थे और 11th मैंने इंग्लिश मीडियम से की थी। 12th में मेरे 85% थे सीबीएसई से। ग्रेजुएशन मेरी इंग्लिश मीडियम थी, बीएड हिंदी मीडियम, एमए हिंदी मीडियम। हाँ, मतलब मैं दोनों मीडियम आते हैं। अभी मैं ज्योग्राफी की इंग्लिश बुक भी पढ़ लेता हूँ और हिंदी भी पढ़ लेता हूँ। आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको पेपर दोगे तब हिंदी में पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसको इंग्लिश पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगी। अभी एपी वाला पेपर देखना आप, इतनी क्लिष्ट भाषा है उसकी। नेट के पेपर तो देखो आप, हिंदी में पढ़ना बहुत मुश्किल है उसको। तो आप भी कोशिश करो कि कुछ टर्म्स इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो जी। थॉट के लिए क्या पूछना उसमें? थॉट के लिए कोई सी भी अच्छी सी बुक्स या नोट्स जो भी आपके पास है उसको तैयार करो। प्लस उसकी आपको थीम आनी चाहिए कि जैसे रोमन से चल रहा है तो रोमन में कौन पहले आया था, उसने क्या क्या किया था, वो आपके दिमाग में एक थीम आनी चाहिए। फिर ग्रीक आए थे, सॉरी ग्रीक आए थे, फिर रोमन आए थे, फिर बाद में अरब आए थे, अरब में बाद मध्य काल आया था, फिर बाद में वारेनियस कांट, हम्बोल्ट रिटर, फिर आधुनिक युग आया था। तो एक आपके दिमाग में ऐसे फिल्म बनेगी, बनी रहेगी ना इमेज, तो आपको कभी नहीं बोलोगे थॉट को। फिर उसमें याद तो करना पड़ेगा थॉट को कि किसने क्या नाम दिया था, किसने क्या कहा था, ये तो याद करना पड़ेगा आप। मेरा आप सभी से यही मैसेज है कि आज मैं यहाँ आया हूँ एज ए सेलेक्ट होके 3rd रैंक से। तो फिर मैं जब अगली बार यहाँ आऊँ आफ्टर एग्जाम, तो आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट इस जगह होनी चाहिए सिलेक्शन, ये मैं आपसे आशा रखता हूँ। यार आप, मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लोग आईएएस निकाल लेते हैं, इसको लेक्चर बहुत छोटा सा एग्जाम है, आप कर सकते हो। अपने आप ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, आप आईएएस बन सकते हो, आरएस बन सकते हो, उसको लेक्चर क्या है। तो कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए जी।